हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था दैट इज द एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, उसी का सब टॉपिक हम बोल सकते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, उसी टॉपिक का सब टॉपिक है। अगर अभी तक मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है, आप यहाँ से टॉपिक के नाम से ही आइडिया लगा सकते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में? हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्या बोल रहे हैं कि इट इज द मिनिमम प्राइस इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब मिनिमम प्राइस एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर बात की जाए तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स के लिए प्राइस दिया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आप दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये बहुत कम प्राइस है जो कहाँ पे दिया जा रहा है, फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। और एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन प्रोड्यूसर है? इट इज द फार्मर जो प्रोड्यूसर है। तो मिनिमम प्राइस दिया जा रहा है टू द फार्मर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया होगा होगा कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब भी बात करेंगे हम, आप क्या बोलेंगे कि कम प्राइस है, ये सबसे कम प्राइस है जो किसको दिया जाएगा, जो फार्मर को दिया जाएगा। अब यहाँ पे सपोर्ट आता है, थर्ड जो कीवर्ड है दैट इज सपोर्ट। टू सपोर्ट द फार्मर, और फार्मर को कौन सपोर्ट करेगा? गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। तो यहाँ से अगर अभी आपको डेफिनेशन नहीं भी पता, यहाँ से आपको एक क्लैरिटी मिल रही होगी, एक आइडिया मिल रहा होगा कि जब हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? ये सबसे कम प्राइस है जो किसको दिया जा रहा है? जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए दिया जा रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए दिया जा रहा है, सो दैट गवर्नमेंट जो है वो किसको सपोर्ट कर सके? फार्मर को सपोर्ट कर सके, एग्रीकल्चर में जो इनकम है उसको सपोर्ट कर सके। क्लियर? अभी मैं आप लोगों को जितने हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड सो ऑन, उसके साथ लिंक करके आज की क्लास समझाने की कोशिश करूंगी। अभी तक अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की, आई सजेस्ट कि वो क्लास भी देख लेना। कमेंट बॉक्स में मैं आपको पूरी इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट का लिंक पिन कर दूंगी, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास में जो हम चीजें देखेंगे, एक बाइफरकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है। कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो वो देखेंगे। नंबर टू, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एमएसपी। नंबर थ्री इज द इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। नंबर फोर, इम्पैक्ट ऑफ एमएसपी। नंबर फाइव, रिफॉर्म्स एंड इम्प्रूवमेंट। एंड नंबर सिक्स इज द फ्यूचर आउटलुक। हम इन सब के बारे में देखेंगे। और स्पेशली हम लोग आज ये देखेंगे कि प्रॉस एंड कॉन्स क्या है एमएसपी के। जब हम एमएसपी की पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ एमएसपी देखने की कोशिश करेंगे। और साथ ही इकोनॉमिक सर्वे में जो टेबल आया हुआ है, सॉरी जो ग्राफ आया हुआ है एमएसपी का, आज की क्लास में मैं आपके साथ उसको 2023 2024 का उसको भी हम देखेंगे। क्लियर? तो वन बाय वन सबको देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, आई रिक्वेस्ट प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड ऑल्सो ज्वाइन मी एट माई टेलीग्राम चैनल, जहां पे आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी इस लेक्चर की, तो आप मुझे वहां पे भी ज्वाइन करिए। अब यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको क्या बोला कि डेफिनेशन में आपके दिमाग में क्या आएगा अबाउट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस? ये एक सपोर्ट दी जाती है फार्मर को बाय द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब जब हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात करेंगे, हम लोग क्या बोल रहे हैं? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की फॉर्म है। क्यों कर रही है गवर्नमेंट? सो दैट फार्मर को मिनिमम प्राइस प्रोवाइड किया जाए। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि फार्मर को मिनिमम प्राइस क्यों दिया जाएगा? फार्मर क्या करेगा? फार्मर प्रोडक्शन करेगा। और आपको पता है जब हम 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन देख रहे थे, तो 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने एक चीज देखी कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना था। और यहाँ पे जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के बारे में बात करते थे तो हमें पता चलता था कि हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहां पे हमें क्या करना पड़ता था? वहां पे हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था। तो यहाँ पे 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया? फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया गया कि आप क्या करिए, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाइए, आप अपनी एग्रीकल्चर पे, आप अपने फार्म पे क्या करिए? इन्वेस्ट करिए।
तो यहाँ पे जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने की बात होती थी, जब एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की बात होती थी, तो यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन हमें ये एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी में एक चीज और देखने को मिली थी, जो मैंने कल आपसे डिस्कस किया, कि जब भी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी डिमांड से, जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगी, तो उस समय क्या होगा, उस समय जो आपका फार्मर है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ेगी, उसको बहुत चीपर रेट्स में अपना जो क्रॉप है उसको सेल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस डिस्ट्रेस सेल्स, तो हम लोग नहीं चाहते कि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा जो फार्मर है उसका ये फेट हो। तो इस फेट से बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कहेगी कि हम आपको एश्योर करते हैं कि अगर आपकी बम्पर हार्वेस्ट होगा, बम्पर प्रोडक्शन होगी, उस समय भी हम आपको क्या करेंगे, हम आपको इतना मिनिमम प्राइस तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, सो दैट आपका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो। तो इस बम्पर हार्वेस्ट के टाइम जब डिस्ट्रेस सेल होती है, तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि मैं तुम्हें क्या प्रोवाइड करूंगी, मैं तुम्हें बम्पर क्रॉप के टाइम क्या प्रोवाइड करूंगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड करूंगी, सो दैट आपको इतना नुकसान नहीं झेलना पड़े इकोनॉमी के अंदर। तो अगर अब आपसे कोई पूछे डेफिनेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो आप डेफिनेशन लिखिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अ form of government intervention, full stop. It is said to ensure agricultural producers, it is said to ensure agricultural producers are protected against sharp fall in farm prices. In farm prices. आप लोगों ने लिखा। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि अगर प्राइसेस फॉल भी कर जाते हैं तो इसमें कंज्यूमर का तो फायदा है। लेकिन याद रखना, जब प्राइसेस फॉल करते हैं तो कंज्यूमर का फायदा हो, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर हम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारा कंज्यूमर है, लेट से वीट के प्राइसेस बहुत ज्यादा फॉल कर गए, वीट के प्राइसेस क्या हो गए, फॉल कर गए, और गवर्नमेंट अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड नहीं करेगा फार्मर को, तो इन द नेक्स्ट ईयर फार्मर क्या करेगा, फार्मर वीट की प्रोडक्शन के लिए तो नहीं जाएगा। बट हमारे हर हाउस होल्ड में क्या हो रहा है, हम चपाती बना रहे हैं, वीट जो है उसका कंजप्शन कर रहे हैं। तो इन एवरी हाउस होल्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, हम वीट की कंजप्शन कर रहे हैं। वीट इज अ स्टेपल क्रॉप। अब यहाँ पे जब नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन नहीं होगा वीट का, बिकॉज इस साल वीट के प्राइसेस जो है वो बहुत तेजी से फॉल किए, जिसकी वजह से फार्मर नेक्स्ट ईयर जो है वो वीट की प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो नेक्स्ट ईयर आपको क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिलेगी शॉर्टेज। जब नेक्स्ट ईयर आपको शॉर्टेज देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी के अंदर, नंबर वन, प्राइसेस राइज करेंगे, बिकॉज डिमांड सप्लाई से बढ़ जाएगी, प्राइसेस राइज होगा। तो जब प्राइस राइज होगा, तो यहाँ पे जो आपका कंज्यूमर है वो सफर करेगा, बिकॉज कंज्यूमर को ये क्रॉप तो परचेज करनी ही करनी है, क्योंकि हर घर पे रोटी बन रही है वीट की। तो यहाँ पे हम वीट पे पैसा लगा रहे हैं, तो हमारी जो परचेजिंग पावर है फॉर अदर थिंग, वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो फॉल कर जाएगा। तो कंज्यूमर इन द लॉन्ग रन सफर करेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर का आपने पर्सपेक्टिव देखा। अब इसी प्राइसेस के बारे में अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ने प्राइस नहीं दिया, एमएसपी नहीं प्रोवाइड किया, और जो आपका फार्मर था उसने जब नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन नहीं की, शॉर्टेजेस हुई। लेकिन इस शॉर्टेज को खत्म करने के लिए क्या होगा, इकोनॉमी में इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और इंपोर्ट के लिए जो पैसा जा रहा है वो इकोनॉमी के ऊपर क्या क्रिएट करेगा, वो फिजिकल बर्डन क्रिएट करेगा। क्यों फिजिकल बर्डन क्रिएट करेगा, बिकॉज आपको पता है, जब हम इकोनॉमी में बात करते हैं तो यहाँ पे पैसा का किस फॉर्म में जाएगा, अगर लेट से बाहर पैसा जा रहा है वो डॉलर की फॉर्म में जा रहा है, वो किसी और करेंसी की फॉर्म में जा रहा है, वो इंडियन रुपी की फॉर्म में नहीं जा रहा। दैट्स वाई हमारे ऊपर फिजिकल बर्डन का प्रेशर आ जाएगा, गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन है वो बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट अगर बाहर से बोरो कर रही है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे,
ये सब समझने के लिए आप जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है आप वहां जाकर देख सकते हैं बीओबी वाला लेक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे कि इकोनॉमी कितनी कितने बड़ी तरीके से लिंक है। और साथ ही जब हम फार्मर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर उसको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा और डिस्ट्रेस सेल की सिचुएशन आ जाएगी, तो फार्मर क्या करेगा? फार्मर विल सफर। और जब आपका फार्मर सफर करेगा, तो यहाँ पे फार्मर क्या करेगा? फार इकोनॉमी। और जब फार्मर आपका बाकी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के लिए डिमांड नहीं क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे जो बाकी सेक्टर्स हैं हमारे इकोनॉमी के, जैसे अगर फार्मर के बारे में बात करें, तो फार्मर बाहर गया, ठीक है, बुक शॉप में जाकर उसने अपने बच्चे के लिए किताब खरीदी, लेकिन अब उसके पास पैसा ही नहीं है, क्या वो बुक के लिए डिमांड करेगा? नहीं करेगा। लाइक वाइज हो सकता था उसके पास पैसे आते तो वो फैन खरीदने जाता, अब वो फैन के लिए भी डिमांड नहीं कर रहा। तो काफी सारे और सेक्टर्स हमारे इकोनॉमी के भी सफर करेंगे, बिकॉज आपको पता है हमारी एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स जो है वो डिपेंड करती है ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। दैट्स वाई हम लोगों ने क्या बोला कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नेसेसरी है। फार्मर की इनकम को इंश्योर करना कि उसको एक बेटर इनकम मिले, दैट इज इम्पोर्टेंट। इसीलिए हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे एमएसपी के बारे में। तो यहाँ पे जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी तो इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज है यहाँ पे। एमएसपी एज ए आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इन रियल सेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एमएसपी जो है वो बेटर वे में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो अगर मैं आपसे एमएसपी के बारे में बात करूं, तो एमएसपी ने क्या किया? अभी स्लाइड को कोई नहीं देखेगा, जहां पे भी आप बैठे हैं बोल बोल के, या अगर आप लाइब्रेरी में भी बैठे हैं तो कॉपी पेन लीजिए, लिख कर पॉइंट्स समझने की कोशिश करिए कि क्या आपको समझ आ भी रहा है या नहीं। जब हम एमएसपी के बारे में बात की कर रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोल रही है? गवर्नमेंट बोल रही है कि आप प्रोडक्शन करिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि हम आपको एक मिनिमम प्राइस तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, उससे नीचे का प्राइस आपको नहीं देंगे। तो यहाँ पे जब मिनिमम प्राइस दिया तो गवर्नमेंट ने क्या इंश्योर किया कि फार्मर को क्या मिले? मिनिमम इनकम मिले। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। जब मिनिमम इनकम मिले तो हम लोगों ने क्या देखा? स्पेशली ये प्रॉब्लम कब आती है? जब सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड होती है। और इकोनॉमी के अंदर हमें फूड सिक्योरिटी भी तो इंश्योर करना है। आप लोगों को पता है थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट काफी सारा राशन डिस्ट्रीब्यूट करती है सो दैट हमारी कंट्री के अंदर फूड सिक्योरिटी इनहेंस हो सके। तो गवर्नमेंट ने क्या करना है? फूड सिक्योरिटी को इनहेंस करना है। उसके लिए गवर्नमेंट बोलेगी कि सप्लाई होनी चाहिए, और सप्लाई होने का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट बोलेगी कि आप प्रोडक्शन करिए, हम बैठे हैं आपकी बैकिंग के लिए। तो दूसरा पॉइंट आता है सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। नंबर 3, स्टेबिलाइजेस कमोडिटी प्राइसेस। स्टेबिलाइजेस कमोडिटी प्राइसेस कैसे? अगर हम एमएसपी के बारे में बात करें, मैंने अभी आपको बताया, लेट्स से कि वीट की जो प्रोडक्शन थी वो बम्पर हार्वेस्ट हुआ, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड हुआ। अगर गवर्नमेंट एमएसपी प्रोवाइड नहीं करेगी, तो नेक्स्ट सीजन में क्या होगा? फार्मर जो है आपका वो वीट प्रोडक्शन के लिए जाएगा ही नहीं। तो अगर फार्मर नेक्स्ट सीजन में वीट प्रोडक्शन के लिए जाएगा ही नहीं, तो वीट का क्या हो जाएगा? सप्लाई कम हो जाएगी डिमांड से, और प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को भी इनडायरेक्टली टारगेट करता है हमारा एमएसपी। बिकॉज थ्रू एमएसपी फार्मर कहता है कि मैं प्रोडक्शन करूंगा, क्योंकि अगर बम्पर हार्वेस्ट भी होगा तो गवर्नमेंट आएगी मेरे पास और गवर्नमेंट मेरे से परचेज करेगी एट दीज मिनिमम प्राइसेस, दैट इज एमएसपी। तो अगर आपसे कोई एमएसपी के बारे में बात करे, तो आप क्या बोलेंगे? एमएसपी क्या इंश्योर करता है? इट इंश्योर्स मिनिमम इनकम। नंबर 2, एमएसपी सपोर्ट करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को। नंबर 3, एमएसपी स्टेबिलाईज करता है आपका कमोडिटी प्राइसेस को। क्लियर एमएसपी के बारे में? तो इंपॉर्टेंस क्या है इंडियन एग्रीकल्चर में? नंबर 1, स्टेबिलाइजेस फार्मर्स इनकम, इंसेंटिवाइजेस प्रोडक्शन। नंबर 3, प्रोटेक्ट फ्रॉम मार्केट फ्लक्चुएशन। इस पॉइंट को समझते हैं। मार्केट फ्लक्चुएशन के बारे में अगर हम बात करें, तो जब भी आप मार्केट में बात करते हो, मार्केट हमेशा हमारी सप्लाई और डिमांड के ऊपर रन करती है। सप्लाई और डिमांड जहां पे इंटरसेक्ट करेगी, वहीं पे क्या होगा? वहीं पे हमारा प्राइस और क्वांटिटी जो है वो डिसाइड की जाएगी। तो अगर आपकी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, तो हम बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे, यहीं पे शिफ्ट करेंगे। और जब हमारी सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट कर जाती है, तो आपको पता है कि प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी,
तो प्राइसेस क्या करेंगे, प्राइसेस फॉल कर जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो प्राइस का बढ़ना और प्राइस का कम होना है इकोनॉमी में, दैट इज मार्केट फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे एमएसपी क्या कर रहा है, एमएसपी बोल रहा है कि प्राइस जो है, प्राइस इतने तेजी से बढ़ना और इतने तेजी से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें फार्मर को भी शील्ड करना है और हमें कंज्यूमर को भी शील्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है। दैट्स वाई यहाँ पे थ्रू एमएसपी क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन ग्रांट की जा रही है फ्रॉम मार्केट फ्लक्चुएशन। जब भी मार्केट के बारे में बात करते हैं हम डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। क्लियर, यहां तक सबको समझ आया? तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में अगर हम बात करें तो एमएसपी कब आया, 1960s में आया। एमएसपी कब आया, 1960s में। और 1960s में क्या क्या आया, आप लोग बताइए मुझे, 1960s में क्या आया? 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। और ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया, बिकॉज इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर हमें क्या चाहिए था, हमें फूड सिक्योरिटी चाहिए था इकोनॉमी के अंदर। तो फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। और ग्रीन रेवोल्यूशन में अब प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा हो रही है। अब प्रोडक्शन जब ज्यादा होती है तो सप्लाई बढ़ती है, और सप्लाई बढ़ते समय हमें किसको प्रोटेक्ट करना होता है, हमें फार्मर को प्रोटेक्ट करना होता है। जब हम बात करेंगे कि हमें फार्मर को प्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पे इस सप्लाई को किसी ना किसी को तो खरीदना पड़ेगा। क्यों खरीदना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम फार्मर के बारे में बात करें तो हमारे फार्मर ने प्रोडक्शन कर दिया, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, लेट से वीट का प्रोडक्शन किया फार्मर ने, तो अब यहाँ पे प्रोडक्शन के बाद क्या क्या चाहिए, प्रोडक्शन के पास स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए। अगर आप लोगों ने फार्म लैंड्स देखे होंगे तो फार्मर के पास बहुत अच्छी स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। अगर वो किसी कमरे में, लेट से गोडाउन में सेव करता भी है अपने पास, तो वहां पे हो सकता है रैट्स उसको खराब कर जाए, फसल को कीड़ा लग जाए फसल में, तो जो उसकी प्रोडक्शन थी वो तो वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या चाहिए, स्टोरेज, बेटर स्टोरेज फैसिलिटीज चाहिए। और इनफैक्ट अगर उसके पास, हो सकता है कि वो जो फार्मर है उसके पास रूम भी नहीं है प्रॉपर स्टोर करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वो मनी लेंडर के पास जाता है, हमें रेंट पे आप क्या प्रोवाइड कर दीजिए, रेंट पे आप हमें गोडाउन प्रोवाइड कर दीजिए, तो वो भी फार्मर के लिए क्या करेगा, वो भी फार्मर के लिए बर्डन क्रिएट करेगा। तो वहां पे जाना भी उसके लिए क्या है, वहां पे जाना भी उसके लिए अ फॉर्म ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, स्टोरेज की जगह हमें क्या चाहिए कि कोई ना कोई फार्मर के रेस्क्यू में आए, फार्मर को बचाने के लिए कोई आए, और फार्मर को बचाने के लिए किस फॉर्म में आए, कि फार्मर ने प्रोडक्शन की, तो फार्मर के डोर स्टेप में आकर वो क्या करे, कोई बंदा आकर परचेज करे। अगर फार्मर के डोर स्टेप में हम बात करें और यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट नहीं आती, इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे आपका प्राइवेट प्लेयर आ गया। तो प्राइवेट प्लेयर क्या करेगा, प्राइवेट प्लेयर सबसे पहले उस फार्मर के पास जाएगा जिसके पास कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, जिसके पास अगर घर है भी तो वहां पे भी अगर वो क्रॉप्स रखता है, वहां पे भी वो स्टोर करता है, तो वहां पे बारिश आई तो पता चलेगा कि क्रॉप खराब हो गई। तो यहाँ पे वो बहुत सारा वल्नरेबल फार्मर के पास सबसे पहले जाएगा, सो दैट उसको पता है कि वो फार्मर मुझे बहुत सस्ते रेट्स में क्या प्रोवाइड करेगा, वो फार्मर मुझे बहुत सस्ते रेट में क्या देने वाला है, अपना जो प्रोडक्शन है वो देगा। तो बहुत ज्यादा चीपर रेट्स में किसको मिल जाएगा, बहुत ज्यादा चीपर रेट में प्राइवेट प्लेयर आकर फार्मर से क्रॉप ले लेगा। तो इसी वल्नरेबिलिटी को बचाने के लिए कौन आएगा रेस्क्यू में, इट इज द गवर्नमेंट जिसको आना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलेगी कि मैं आकर आपसे परचेज करूंगी। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी एजेंसीज रखी हुई हैं, जैसे आपको कुछ एजेंसीज का नाम पता होना चाहिए, नोट डाउन। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द एजेंसी जहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है किससे, फार्मर से, कि आप प्रोडक्शन करिए और हम आपके बिहाफ में आकर क्या करेंगे, हम आपसे ये चीजें परचेज करेंगे, ये जो प्रोडक्शन है हम आपसे परचेज करेंगे, ठीक है। फिर जो दूसरी दूसरी आपको याद रखनी है, दैट इज नेफेड, NAFED, नेफेड। तो आप लोगों को इन कॉर्पोरेशन के बारे में याद रखना है, ठीक है, सो दैट अगर आपसे कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप FCI के बारे में, आप निफेड के बारे में, आप एक और ऑर्गेनाइजेशन लिख लीजिए, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप इनके बारे में लिख सके, ठीक है। जब भी आप सब्जेक्टिव आंसर्स लिखते हैं ना, तो ट्राई करिए इन पॉइंट्स को एक्स्ट्रा एड ऑन करने का, ठीक है, इन पॉइंट्स को एक्स्ट्रा आप लोगों को लिखना है, सो दैट आप लोग लिख लें।
अब नेफेड की जो फुल फॉर्म है आप मुझे बताएंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नेफेड की फुल फॉर्म क्या है। एफसीआई आपको पता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सीसीआई स्टैंड्स फॉर द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर। अभी मैं आप लोगों को पीआईबी का जो पेज है वो भी शो करूंगी, सो दैट आपको पता चले कि किन 23 क्रॉप्स के ऊपर जो गवर्नमेंट है वो एमएसपी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इट इज रिवाइज एनुअली बाय कैबिनेट, याद रखना। और एमएसपी कितना देगा ये कौन डिसाइड करता है? इट इज डिसाइडेड बाय सीएसीपी। कल मैंने आप लोगों के साथ कम्युनिटी पोस्ट में डिस्कस किया था कि सीएसीपी क्या है। ठीक है, वहां पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। कम्युनिटी पोस्ट ओपन करिए, उसको रीड करिए। सीएसीपी क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये कब सेटअप हुआ था? इसका प्रीवियस नाम क्या था? ये आपका नेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। एग्रीकल्चर के ऊपर सीएसीपी के बारे में एक पेपर में पूछा गया था। तो आप देखिए कब इसका नाम चेंज होके सीएसीपी आया, पुराना नाम क्या था। तो ये कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आपके साथ फैक्ट शेयर किया है, आप वहां जाकर देखिए। और साथ ही एडिशनल फैक्ट्स भी उस पे मैं शेयर करती रहती हूँ, तो आप जाकर चेक करिए। क्लियर यहाँ पे। अब फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एमएसपी। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम एमएसपी के बारे में बात कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? ये क्या है? ये प्राइस है। एमएसपी क्या है आपका? एमएसपी इज प्राइस। तो जब भी प्राइस के डिटर्मिनेशन पे बात होती है तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। तो सबसे पहले जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इनपुट्स चाहिए। इनपुट से मतलब हमें सीड्स चाहिए, हमें फर्टिलाइजर चाहिए, हमें पेस्टिसाइड्स चाहिए, हमें लेबर चाहिए। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात होगी, यील्ड के बारे में बात होगी, प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड के बारे में बात होगी, क्रॉप के आउटपुट के बारे में बात होगी, नंबर 3 इन्फ्लेशन के बारे में बात होगी। जहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, हम इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता देती हूँ कि किस फॉर्मूला के बेसिस पे यहाँ पे एमएसपी को डिसाइड किया जाता है। देखिए, जब हम एमएसपी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट दो फॉर्मूलाज को देखती है, दोनों फॉर्मूलाज कंसीडर किए जाते हैं। एक फॉर्मूला है हमारा A2 + FL, और दूसरा फॉर्मूला है C2। देखिए, एक्चुअल में जो फॉर्मूला कमेटीज बोलती है कि जो फॉर्मूला बेनिफिट करेगा फार्मर्स को वो कौन सा होगा? वो C2 होगा। लेकिन एमएसपी आपका कैलकुलेट किस पे किया जाता है? एमएसपी आपका कैलकुलेट किया जाता है A2 + FL फॉर्मूला पे। अब A2 + FL फॉर्मूला क्या है और C2 फॉर्मूला क्या है, दोनों हमें पता होने चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक और स्क्रीन शेयर करूंगी, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पीआईबी में जहां पे गवर्नमेंट ने बताया है कि कौन सी क्रॉप्स है जहां पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एमएसपी। सबसे पहले वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रही हूँ मैं, वो पीआईबी की स्क्रीन है। ठीक है, गवर्नमेंट की ऑथेंटिक साइट से ये स्क्रीन ली गई है। यहाँ पे देखिए एमएसपी के बारे में बात की गई है खरीफ क्रॉप्स की। मैंने आपको क्या बताया? ओवरऑल गवर्नमेंट 23 क्रॉप्स के ऊपर क्या प्रोवाइड करती है? एमएसपी प्रोवाइड करती है। उसमें से गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट हर साल रिवाइज करती है कि एमएसपी क्या होगा। और अगर हम एमएसपी के बारे में बात करें तो एमएसपी के थ्रू एक सिग्नल दिया जाता है फार्मर को कि इस क्रॉप में एक बेटर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। तो इनडायरेक्टली एक सिग्नल है फार्मर को कि आप इसकी प्रोडक्शन के लिए जा सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द एमएसपी ऑफ खरीफ क्रॉप फॉर मार्केटिंग सीजन 2024-2025 to ensure remunerative prices to the growers for their produce. The highest absolute increase in MSP over the previous year has been recommended for oilseed and pulses, ठीक है, with Niger seeds, followed by sesame एंड तूर अरहर। तो यहाँ पे जहां पे बहुत ज्यादा इंक्रीज करने के बारे में बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये सिग्नल दे रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? हम आपको प्रोवाइड करेंगे इन पर्टिकुलर क्रॉप्स के ऊपर ज्यादा एमएसपी एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। हम आपको ज्यादा एमएसपी प्रोवाइड करेंगे। क्यों गवर्नमेंट ये बोल रही है? गवर्नमेंट चाहती है कि आप फार्मर ऑयल सीड्स पे फोकस करें, आप फार्मर पल्सेस पे फोकस करें, क्योंकि आप लोगों को पता है
जो हमारा इंपोर्ट बिल है उसमें पल्सेस और ऑयल सीड जो है वो बहुत बड़ा शेयर जो है उनका आता है। दैट्स वाई थ्रू दिस गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे जो आपका फार्मर है वो फोकस करे इन पर्टिकुलर क्रॉप्स में, सो दैट हमारा जो इंपोर्ट बिल है वहां पे हमें रिडक्शन मिले। क्लियर? अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैडी में 117 रुपीज का इंक्रीज हुआ एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। जो इंक्रीज हमें दिखाई दे रहा है राइस क्रॉप में, दैट इज 117। ठीक है, फिर ज्वार में 191, फिर 196 का। ठीक है, ये वेराइटीज है उसके बेसिस पे। फिर बाजरा पे, फिर रागी पे अगर आप देखेंगे तो रागी में 444 रुपीज का इंक्रीज दिखा। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इन क्रॉप्स को भी फोर फ्रंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीवियसली क्या होता था, प्रीवियसली वीट और जो राइस थे वहीं पे कहीं ना कहीं वहीं पे एक इंसेंटिव दिया जाता था फार्मर को कि आप मेजर प्रोडक्शन यहाँ पे करिए। लेकिन अभी हमें मेजर प्रोडक्शन बाकी क्रॉप में भी गवर्नमेंट चाहती है कि लोग आकर प्रोडक्शन करें। फिर मेज में 135, तूर अरहर पे 550, मूंग पे 124। आपको ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन दिखा रही हूँ कि कहाँ पे ज्यादा इंक्रीज हुआ, इन क्रॉप्स में क्यों ज्यादा इंक्रीज किया जा रहा है। बिकॉज गवर्नमेंट इनडायरेक्टली सिग्नल देने की कोशिश कर रही है कि आप इन क्रॉप्स की भी प्रोडक्शन को बढ़ाइए। क्लियर यहाँ तक? अब आप में से काफी लोग जब इस टेबल को देख रहे होंगे तो आपको काफी लोगों को आ रहा होगा मैम 23 क्रॉप्स बोल रहे हैं बार बार, तो यहाँ पे 23 क्रॉप्स तो हमें दिखाई नहीं दे रहे। ये सिर्फ खरीफ क्रॉप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी राबी क्रॉप्स भी है। तो ओवरऑल बात की जा रही है यहाँ पे खरीफ और राबी। आप लोगों को उस डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ समझना पड़ेगा कि कुछ क्रॉप्स है जहां पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है एमएसपी। आप गूगल करिए, 23 क्रॉप्स का नाम आप देख सकते हैं कि कहाँ पे एमएसपी दिया जाता है। अब यहाँ पे जब ये एमएसपी को कैलकुलेट करने के बारे में बात होती है तो मैंने आप लोगों को क्या बोला, दो फॉर्मूलाज पे बात की जाती है। नंबर वन A2 + FL और नंबर टू इज द C2। ठीक है, अब काफी जगह बोला जाता है कि C2 जो है वो क्राइटेरिया होना चाहिए किसका, फॉर कैलकुलेटिंग एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए, C2 होना चाहिए। अब ये जो था इसमें कमेटी का नाम याद रखना जिसने ये फॉर्मूला रिकमेंड किया, दैट इज MS स्वामीनाथन कमेटी, जिन्होंने बोला कि C2 फॉर्मूला के बेसिस पे एमएसपी कैलकुलेट होना चाहिए, सो दैट इन रियल सेंस जो हमारा फार्मर है वो बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो कैलकुलेशन की जाती है वो A2 + FL होता है। और आप बुक में ये भी पढ़ेंगे कि जब हम एमएसपी के बारे में बात करते हैं तो CACP, दैट इज द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो हमारा है वो किस फॉर्मूला को, वो दोनों फॉर्मूला को कंसीडर करती है। फार्मर को प्रोवाइड A2 + FL के बेसिस पे होता है, लेकिन कंसीडर वो दोनों फॉर्मूला करती है। ठीक है, तो अगर कभी एग्जाम में आ जाए ऑब्जेक्टिव में इस चीज को घुमाकर वो पूछने की कोशिश करे तो याद रखना दोनों फॉर्मूलाज के बेसिस पे कैलकुलेशन होती है। लेकिन जब एमएसपी प्रोवाइड करने के बारे में बात आती है तो A2 + FL फॉर्मूला को कंसीडर किया जाता है। तो हम A2 + FL को देखेंगे, फिर हम C2 को देखेंगे। सबसे पहले A2 के बारे में बात करते हैं। A2 का मतलब क्या है, A2 स्टैंड्स फॉर एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट। एक्चुअल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। एक्चुअल पेड आउट कॉस्ट, एंड इसमें क्या क्या आता है, एंड इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग, एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग। यहाँ पे बेसिक बेसिक चीजें आती हैं। बेसिक बेसिक चीजें मतलब वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स जैसे आपका सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया। अगर आपने कोई लेबर हायर किया है, ठीक है, आपने बाहर से, आप घर के लेबर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं, हायर्ड लेबर के बारे में बात कर रही हूँ। सीड, फर्टिलाइजर, हायर्ड लेबर, आपने कोई एनिमल यूज किया है, आपके पास कोई मशीन है, हम उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, मशीन, ठीक है, मशीन। फिर लैंड रेवेन्यू, अगर आप कहीं पे काम कर रहे थे तो वहां पे जो लैंड रेवेन्यू है उसके बारे में बात की जाएगी। इरिगेशन चार्जेस के बारे में बात की जाएगी। डेप्रिसिएशन ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट्स के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इरिगेशन के बारे में बात की जाती है, इरिगेशन चार्जेस। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट्स,
एंड बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, जो पैसा आप लोगों ने लिया होता है इंटरेस्ट पे, चाहे वो मनी लेंडर से लिया है चाहे वो बैंकिंग इंस्टीट्यूट से लिया है, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल एंड रेंट पेड ऑन फॉर लीज्ड इन लैंड, एंड रेंट पेड फॉर लीज्ड इन लैंड। ये सारा हमारा कहाँ पे आता है? ये सारा आता है A2 पे। ये सारा कहाँ पे आ गया? A2 पे। प्लस अब हम FL के बारे में बात करेंगे। अभी तक A2 में हमने क्या देखा? A2 में हम लोगों ने हायर्ड लेबर के बारे में बात की। अगर बाहर से आपने कोई लेबर लिया है आप उसके बारे में बात करोगे, बट A2 प्लस FL में हम क्या बात करेंगे? हम FL दैट इज द फैमिली लेबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, A2 में जितना मैंने लिखा था वो सारा आप लिखेंगे, plus FL, that is the imputed value of family labor, imputed value of family labor। imputed value of family labor का क्या मतलब है? जब हम का फैमिली लेबर एम्प्लॉय किया जा रहा है उसकी हम एक एस्टिमेटेड मॉनिटरी वैल्यू लगाते हैं कि अगर आपका फैमिली लेबर यहाँ की जगह कहीं और काम करता, उसको वहां पे भी पैसा मिलता, तो इट इज द एस्टिमेटेड मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द वर्क डन बाय फैमिली मेंबर्स। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। और यहाँ पे A2 प्लस FL पता चल गया। अब एक आता है C2, जो कमेटीज रिकमेंड करती है कि एक्चुअली अगर आप चाहते हैं कि आपका फार्मर बेनिफिट हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इंस्टेड ऑफ A2 प्लस FL आपको किस बेसिस पे MSP को कैलकुलेट करना चाहिए? आपको C2 के बेसिस पे कैलकुलेट करना चाहिए। C2 में हम क्या करेंगे? A2 प्लस FL, लेकिन along with A2 प्लस FL आप यहाँ पे क्या करोगे? आप फिक्स कैपिटल को भी देखोगे। अगर आपके पास कोई लैंड है, आपकी अपनी लैंड है, आपने कहीं से किराए पे लैंड नहीं ली, उस लैंड की भी तो एक वैल्यू होगी, उस लैंड की भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो यहाँ पे हम फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बात करते हैं। हम किसके बारे में बात करेंगे? फिक्स्ड एसेट्स के। आप इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आप इसको लिख सकते हैं प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन वैल्यू ऑफ ओन्ड फिक्स्ड कैपिटल एसेट, फिक्स्ड कैपिटल एसेट एंड रेंटल वैल्यू, एंड रेंटल वैल्यू ऑफ ओन्ड लैंड लिखा आप लोगों ने। बेसिकली अगर आप देखेंगे A2 प्लस FL में हम लोग किसको देख रहे हैं? हम वेरिएबल कॉस्ट को देख रहे हैं कि आपने किराए पे लैंड ली उसके बारे में बात कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, लेकिन जब C2 के बारे में बात आती है तो इसमें ओवरऑल कॉस्ट को हम देखते हैं। हम वेरिएबल कॉस्ट भी देखते हैं, हम यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट भी देखते हैं। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जब आप C2 के बारे में बात कर रहे हैं कि ओवरऑल टोटल कॉस्ट के बारे में बात हो रही है, इट इज द कॉम्प्रिहेंसिव मेजर। ठीक है, और अगर आप C2 को देखो तो जब आप इंडस्ट्रीज को देखते हो, जब आप मैन्युफैक्चरिंग को देखते हो, चाहे आपकी लैंड है, आप उसकी भी एक कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, आप उसकी भी एक कॉस्ट ऐड करते हो। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोलते हैं कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात आती है तो क्यों हम यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं करते? क्यों अगर किसी की अपनी लैंड है हम उसकी कॉस्ट को कवर नहीं करते? ठीक है, तो यहाँ पे C2 के बारे में बात की जाती है कि इट इज द कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। और यहाँ पे जो आपकी कमेटीज है वो यही बोलती है कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? हमें C2 हमें C2 प्लस 50% फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए। ठीक है, इवन जो आपकी MS स्वामीनाथन की कमेटी थी, ठीक है, MS स्वामीनाथन ने नेशनल कमीशन ऑन फार्मर को हेड किया था। उन्होंने रिकमेंड किया था कि MSP क्या होना चाहिए? C2 प्लस 50% फॉर्मूला से कैलकुलेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लिख लेना, MSP टू बी 50%, 50% हायर देन C2। लेकिन इस समय जो MSP प्रोवाइड किया जा रहा है वो 2018-19 का जो यूनियन बजट आया था, ठीक है, अभी तक उसी फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जा रहा है। इसीलिए जब आप इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको हैड अनाउंस, आप इसको लिख लेना, हैड अनाउंस द प्री डिटर्मिन predetermined principle predetermined principle to keep MSP at levels of 1.5 times of the cost of production। और कौन सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? A2 प्लस FL ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कौन सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखेंगे आप इसको? A2 प्लस FL
और ये जो लिखा है ना 1.5 टाइम, ये भी बेसिकली 50% ऑफ प्लस FL प्लस 50%। अभी जो फॉर्मूला जो कंसीडर हम करते हैं दैट इज A2 प्लस FL प्लस 50%, तो आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर, यहां तक सबको समझ आया? अब एक आपको ग्राफ दिखाऊंगी, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, ग्राफ कौन सा है? जो इकोनॉमिक सर्वे में आया है, ठीक है, वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, दिस इज द ग्राफ जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, MSP ऑफ मेजर क्रॉप फ्रॉम 2021 2022 से 23-24 तक। अगर आप देखेंगे MSP, तो सबसे ज्यादा MSP कहाँ पे मिलता है? कॉटन पे। ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का है, तो हो सकता है आप किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बैठे हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो MSP जो सबसे कम इस समय है दैट इज ऑन व्हीट। ठीक है, और चेंज भी 2021-22 में जो MSP था वो कहाँ पे था? वो व्हीट पे 2000 रुपीज पर क्विंटल मिल रहा था। लेकिन MSP अगर हम कॉटन के बारे में बात करें तो MSP कॉटन पे नियर अबाउट 10,000 रुपीज पर क्विंटल था। ठीक है, फिर 2022-23 में कितना हो गया? वो बड़ा थोड़ा सा बड़ा। फिर उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा 23-24 में भी थोड़ा सा बड़ा। और इस समय भी जो ट्रेंड है, जब आप डेटा को एनालाइज करते हो तो ट्राई करिए ट्रेंड को एनालाइज करने की सबसे ज्यादा। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कहीं दिमाग में आ रहा है, हो सकता है ये आपका ऑब्जेक्टिव में कहीं प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाए, तो उसके लिए याद रखना वीट और कॉटन को याद रखना। ठीक है, वीट और कॉटन का आप लोगों को एनालाइज करना है कि वीट में बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा जो बेनिफिट किया जाता है MSP के द्वारा, वो किसको किया जाता है? वो वीट और पैडी फार्मर्स को है। लेकिन मैंने आपको एक ये भी बता दिया, मैंने आपको PIB का डेटा भी दिखा दिया कि MSP इस समय कहाँ पे इंक्रीज किया जा रहा है, कौन सी क्रॉप में, कौन सी खरीफ क्रॉप पे MSP बढ़ाया गया है, सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ पे आया। तो ये दोनों चीजों को देख लेना। ठीक है, पूरा पूरा डेटा आप याद नहीं रख सकते, मैं आपको याद रखने के लिए बोल भी नहीं रही, बट ट्रेंड्स को देख लो। अगर कोई ट्रेंड आपको दिख रहा है, जैसे हमने अभी PIB का देखा, हमने वहां देखा कि कौन सी क्रॉप पे आपको सबसे ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला, खरीफ क्रॉप पे, तो आप देख लेना। और इनफैक्ट अगर आपको खरीफ क्रॉप के आगे वीट का ऑप्शन है तो आप वहीं पे क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि वीट इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। ठीक है, तो इस चीजों चीजों के थ्रू भी आप इनको एनालाइज कर सकते हो, आप इलिमिनेट कर सकते हो, बट लॉजिकली करना। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि MSP किस किस द्वारा किन फैक्टर्स पे देखा जाता है। कॉस्ट देख लिया, फिर इन्फ्लेशन ट्रेंड्स, मार्केट में जो इन्फ्लेशन आ रहा है वो भी देखना पड़ता है। फिर मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इम्प्लीमेंटेशन एंड चैलेंजेस। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप किसी भी एग्जाम के लिए बैठ रहे हो, ठीक है, तो हमेशा पॉलिसी में फ्लॉज हमें कम ही दिखते हैं। पॉलिसी में हमें हमेशा दिखता है कि पॉलिसी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन में। लाइक वाइज अब यहाँ पे भी हम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो इन एडिकेट प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम MSP के बारे में बात करें तो हमें जनरली दिखाई देता है कि जो हमारा MSP है वहां पे जो आपकी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? वो प्रोक्योर कर रही है। अब गवर्नमेंट ने अगर फूड ग्रेन्स को परचेज किया फार्मर से MSP रेट्स पे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या करना है? गवर्नमेंट ने उसको आगे सप्लाई करना है। ठीक है, थ्रू राशन शॉप, थ्रू थ्रू PDS सप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप राशन शॉप तक पहुंचने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट नीड्स द स्टोरेज फैसिलिटी। तो अगर फार्मर यहाँ बैठा है, गवर्नमेंट यहाँ पे आकर परचेज करेगी, तो आप लोगों को क्या चाहिए? आपको बेटर स्टोरेज फैसिलिटीज चाहिए, मतलब बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। प्रोक्योर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए सामान, आपको बेटर स्टोरेज फैसिलिटीज चाहिए। तो हमारे पास बेटर स्टोरेज फैसिलिटीज है ही नहीं। आप लोग काफी टाइम देखते भी होंगे कि FCI के गोडाउन्स में हमारा एम्पल क्वांटिटी ऑफ जो फूड ग्रेन है वो वेस्ट हो जाता है। क्यों वेस्ट होता है? बिकॉज ऑफ द इनएडिकेट स्टोरेज फैसिलिटी, साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटीज आर नॉट प्रेजेंट। तो सबसे पहला इनएडिकेट प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे आप बोलेंगे लिमिटेड स्टोरेज फैसिलिटीज, वेयर हाउसिंग कैपेसिटी। नंबर 2 हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे इनएफिशिएंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है। अगर आप फार्मर के बारे में बात करें, फार्मर को क्या चाहिए? फार्मर ने
क्रॉप को बेचना है, बट क्रॉप को जब वो बेच रहा है तो उसको इमीडिएट पैसा चाहिए सो दैट वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए प्लान कर सके। तो यहाँ पे फार्मर को क्या चाहिए, इनकम चाहिए, इमीडिएट इनकम चाहिए। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो फार्मर को यहाँ पे जो इनकम, जो मिनिमम इनकम उसको प्रोवाइड की जा रही थी, जो उसको सिक्योरिटीज स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया जाना चाहिए था, वो नहीं हो रहा because of the delays in payments to farmer and lack of transparency. Number three is the lack of coordination. Lack of coordination का मतलब क्या है? यहाँ पे जो आपकी प्रोक्योरमेंट एजेंसीज हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने एफसीआई का नाम पढ़ा, हमने नेफेड का नाम पढ़ा, नेफेड का आपको मुझे फुल फॉर्म बतानी है, सीसीआई का नाम पढ़ा। तो ये वो जगहें हैं हमारी जहां पे प्रोक्योर तो हो रहा है, बट लोकल अथॉरिटीज और प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, डिस्कनेक्ट दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमें ये भी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ द फार्मर है, दीज आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल फार्मर का मतलब है जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। तो यहाँ पे जब हम प्रोक्योरमेंट के बारे में बात करते हैं, जब हम बात करते हैं कि एमएसपी किसको बेनिफिट कर रहा है, तो एमएसपी मेजरली आपका लार्ज फार्मर्स को बेनिफिट करता है। ठीक है, लार्ज फार्मर को बेनिफिट करता है, सारे फार्मर्स को एमएसपी बेनिफिट नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला, आपका फार्मर है, उसके पास इतना ज्यादा बेटर फैसिलिटीज नहीं है कि वो मार्केट पे डायरेक्ट आ सके। अगर उसके पास बेनिफिट इसकी इतनी पॉसिबिलिटीज होती तो वो डायरेक्टली मार्केट में आता और अपना जो प्रोडक्ट है वो बेटर प्राइसेस पे ले लेता। ठीक है, क्योंकि मार्केट प्राइसेस आर जनरली हाई। यहाँ पे तो मिडल मैन आ जाता है ना, जिसकी वजह से उसको बेटर प्राइस नहीं मिलता। लेकिन अगर वो डायरेक्टली मार्केट पे आकर अपना प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसको यहाँ पे अच्छे प्राइसेस मिल सकते हैं। अगर आप बात करें, आप जाते हैं मार्केट में रिटेल शॉप पे अपना प्रोडक्ट लेने, ठीक है, आपने गेहूं परचेज किया, आपने आटा परचेज किया, आपको बहुत सस्ते में नहीं मिल रहा। लेकिन अगर फार्मर को, अगर वहां जाकर कोई परचेज कर रहा है, ठीक है, मिडल मैन परचेज कर रहा है, वो बहुत सस्ते में लेगा, बिकॉज एक्सप्लॉइट कर रहा है ना कि तुम्हारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तुम्हारे पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, तुम कैसे आओगे मार्केट तक। तो इन प्रॉब्लम्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है कौन? मिडल मैन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका फार्मर है वो क्या करेगा, यहाँ पे जो आपका फार्मर है वो क्या करेगा, वो यहाँ पे मिडल मैन को इलिमिनेट, सॉरी, जो आपका गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो इलिमिनेट करेगी किसको? मिडल मैन को। बट गवर्नमेंट हर जगह प्रोक्योर नहीं कर रही, गवर्नमेंट का जो प्रोक्योरमेंट है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, याद रखना, गवर्नमेंट सारी क्रॉप्स को प्रोक्योर नहीं कर रही। इनफैक्ट जो आपका एमएसपी है, इट इज अ गारंटी बट इट इज नॉट अ लीगल गारंटी। ठीक है, नॉट अ लीगल गारंटी। तो यहाँ पे थ्रू एमएसपी क्या होगा, थ्रू एमएसपी यहाँ पे जो आपका फार्मर है वो क्या करेगा, वो सारा तो उसको सप्लाई नहीं कर रहा है एमएसपी। तो यहाँ पे जो आपका पिस्ता कौन है, जो आपका स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। तो क्यों? बिकॉज उसके पास अवेयरनेस नहीं है, उसके पास एक्सेसिबिलिटी इश्यूज हैं, दूर दूर की लोकेशन पे है, वहां पे उसके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, फिर से वो मिडल मैन के पास आएगा पैसा लेने के लिए, वो फिर से मनी लेंडर के पास जाएगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएगा, इनएडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है। ठीक है, एंड सो ऑन, दीज आर द प्रॉब्लम। फिर बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में बात करें, अगर हम गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट इनसे परचेज कर रही है सस्ते रेट्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट के पास क्या है, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड फंड्स है, क्योंकि पैसा तो देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट के पास वो अच्छे फंड्स ही नहीं है, लिमिटेड फंड्स है। नंबर टू, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। ठीक है, जब गवर्नमेंट परचेज कर रही है तो उसको परचेज करने के लिए भी पैसा चाहिए, गोडाउन्स चाहिए, गोडाउन्स की भी अपनी कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट को चाहिए। फिर गवर्नमेंट सब्सिडी बर्डन, ठीक है, जब मैं आपके साथ पीडीएस डिस्कस करूंगी उस समय हम सब्सिडी बर्डन के बारे में बात करेंगे। तो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है फार्मर को, और जब गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है तो यहाँ पे हमारे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आता है। अब बात की जाती है इम्पैक्ट ऑफ एमएसपी की। देखिए, इम्पैक्ट ऑफ एमएसपी के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे दो तरीके से बात करूंगी। नंबर वन पॉजिटिव एंड नंबर टू इज द नेगेटिव। ठीक है, तो आप पॉजिटिव को प्रॉस ऑफ एमएसपी भी कह सकते हैं, आप
नेगेटिव को कॉन्स ऑफ एमएसपी भी कह सकते हैं। जब आप पॉजिटिव देख रहे हैं इसके, ठीक है, आप इसका एनालिसिस अपने हिसाब से करिए कि आपको क्या लगता है कि एमएसपी बेटर है या नहीं है। तो पॉजिटिव ऑफ एमएसपी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा कि ये एक एश्योरेंस देता है किसको, फार्मर को। तो हम लोग सबसे पहले बोलेंगे इनकम स्टेबिलिटी फॉर फार्मर। क्या बोलेंगे हम इसको, इनकम स्टेबिलिटी फॉर फार्मर। ठीक है, एमएसपी ने क्या प्रोवाइड किया, एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया किसको, फार्मर को, कि एक आपको गारंटीड प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा। नंबर टू, यहाँ पे ये एनकरेज करता है हाइयर प्रोडक्शन, जिसकी वजह से हमें ये एश्योरेंस रहता है कि इकोनॉमी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर फूड क्राइसिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनकरेज हाइयर प्रोडक्शन। ठीक है। नंबर थ्री, हमें क्या देखने को मिलता है, रिडक्शन देखने को मिलता है रूरल पॉवर्टी में। क्यों, क्योंकि गांव के अंदर कौन है, हमारा किसान है। और अगर उसको आप इंश्योर करते हो कि आपको मिनिमम प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने की बात हो रही है, रिडक्शन इन रूरल पॉवर्टी। नंबर फोर, हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, मार्केट इंटरवेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे मार्केट में हमें फार्मर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट आके जो इंटरवीन करेगी ही करेगी। ठीक है, तो बम्पर क्रॉप में, मार्केट गलट के केस में, सीजनल प्राइस ड्रॉप में कौन आएगा, गवर्नमेंट आएगी रेस्क्यू ऑफ फार्मर में। नंबर फाइव अगर हम बात करें, तो ये बूस्ट करता है किसको, एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट को। इट विल बूस्ट द एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हमें क्या दिखाई देता है, ये हमें सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देते हैं किसके, एमएसपी की पॉलिसी के, एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप लोगों ने पॉजिटिव्स लिखे। अब हम नेगेटिव्स ऑफ एमएसपी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं लिख रहे आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में अगर हम बात करें या कॉन्स के बारे में बात करें, सबसे पहले मार्केट डिस्टॉर्शन। मार्केट में जनरली क्या होता है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बात करते हैं, बट यहाँ पे मार्केट डिस्टॉर्शन पे बात करते हैं कि अगर एमएसपी किसी क्रॉप पे ज्यादा मिल रहा है, तो फार्मर को एक सिग्नल मिल रहा है कि मुझे ये पर्टिकुलर क्रॉप प्रोड्यूस करनी चाहिए, तो मार्केट सिग्नल है। तो मार्केट डिस्टॉर्शन होगा, एक सिग्नल मिलेगा किसको, फार्मर को, कि आप ये पर्टिकुलर क्रॉप को प्रोड्यूस करिए। और बाकी क्रॉप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। नंबर टू, अब ये फिजिकल बर्डन क्रिएट करता है किस पे, गवर्नमेंट पे, फिजिकल बर्डन ऑन गवर्नमेंट। नंबर थ्री, हम लोगों ने क्या देखा, प्रोक्योरमेंट प्रॉब्लम है, वेयर हाउसिंग चाहिए। ठीक है, वेस्टेज हो रहा है, तो यहाँ पे स्टोरेज एंड वेस्टेज इशू आप बोल सकते हैं, स्टोरेज एंड वेस्टेज इशू। नंबर फोर, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो एमएसपी की पॉलिसी है, ये मेजरली आपके लार्ज फार्मर्स को बेनिफिट कर रही है। तो अनइवन बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे। नंबर फाइव, अगर हम यहाँ पे बात करें, तो डिस्टॉर्शन है क्रॉप पैटर्न में। ठीक है, जिसपे एमएसपी ज्यादा वो प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन है किस पे, क्रॉप पैटर्न्स पे, डिस्टॉर्शन ऑफ क्रॉप पैटर्न। क्योंकि उगाने से पहले गवर्नमेंट क्या करती है, रिलीज कर लेती है कि इन क्रॉप में हम ये एमएसपी प्रोवाइड करेंगे, तो फार्मर को एक सिग्नल है कि ये आप प्रोडक्शन करिए। डिस्टॉर्शन ऑफ क्रॉप पैटर्न, क्लियर। तो ये आप बोल सकते हैं पहले वाले पॉजिटिव इम्पैक्ट से और ये नेगेटिव इम्पैक्ट से। अब इस बेसिस पे आप लोग बता भी सकते हैं कि आपका ओपिनियन क्या है। ठीक है, तो बेनिफिटिंग फार्मर, स्टेबिलाइजेस फार्म इनकम, एनकरेज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अगर जैसे ये वाला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि फार्मर को ये पर्टिकुलर क्रॉप्स प्रोड्यूस करने की जरूरत है, तो वो वहां पे एमएसपी बढ़ाएगा। ठीक है, बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, मैंने आपको पहले ही बताया कि फूड सिक्योरिटी और एमएसपी डायरेक्टली लिंक करता है। ठीक है, स्टेबिलाइजेस क्रॉप प्राइसेस, इंसेंटिवाइजेस प्रोडक्शन, प्रमोट सेल्फ सफिशिएंसी रादर देन सेल्फ सफिशिएंसी। हमें इंपोर्ट पे डिपेंड होना पड़ता अदरवाइज। क्लियर। फिर स्टेबिलाइजिंग प्राइसेस, हम बार बार बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है, रिफॉर्म्स एंड इंप्रूवमेंट्स पे बात करते हैं, इंक्रीज क्रॉप डाइवर्सिटी, इंप्रूव एसेसिबिलिटी, इनहांस ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि एमएसपी आपके पहले से डिटरमिन किए जाते हैं। ठीक है, फिर इंप्रूविंग प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस होना चाहिए, और स्ट्रेंथन सप्लाई चेन। सप्लाई चेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्रोसेस का, तो यहाँ पे ये सब होना चाहिए। फिर स्ट्रेंथनिंग फार्मर आउटरीच। ठीक है, इंप्रूव फार्मर अवेयरनेस, क्योंकि फार्मर अवेयर होगा तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को भी बेनिफिट होगा। इनहांस मार्केट एक्सेस,
क्योंकि अल्टीमेटली अगर जो प्राइस है वो सबसे अच्छा प्राइस कहाँ पे मिलेगा, सबसे अच्छा जो प्राइस है वो मार्केट के अंदर ही मिलता है। और याद रखना, जो आपका प्रोक्योरमेंट प्राइस है, प्रोक्योरमेंट प्राइस मतलब जिसके लिए एफसीआई परचेज करेगा ना फार्मर से, प्रोक्योरमेंट प्राइस नॉर्मली क्या होता है, मार्केट प्राइस जो आपको जनरली नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में बात कर रही हूँ, जब सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में मार्केट प्राइस ग्रेटर देन होता है प्रोक्योरमेंट प्राइस से, प्रोक्योरमेंट प्राइस ग्रेटर देन होता है स्पॉट प्राइस से। प्रोक्योरमेंट प्राइस, स्पॉट प्राइस और इशू प्राइस, ये तीन तरीके के प्राइसेस हैं। ये मैं आज आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर करूंगी। तीनों पढ़ना, ठीक है, ध्यान से पढ़ना अबाउट द मार्केट प्राइस, कम्युनिटी सॉरी स्पॉट प्राइस एंड द इशू प्राइस, तीनों आपको पता होने चाहिए। नंबर 3 इज द स्ट्रीमलाइन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ठीक है, सिंप्लीफाइंग एमएसपी एप्लीकेशन एंड प्लेन प्रोसीजर्स। ठीक है, फ्यूचर आउटलुक क्या है, इनहांस एमएसपी इफेक्टिवनेस। क्योंकि एमएसपी के बारे में अगर हम बात करें तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एमएसपी को बंद नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारा जो फार्मर है वो बहुत वल्नरेबल है। ठीक है, अभी कुछ सालों तक फार्मर को या तो आप एडुकेट करो या उसको बेटर अपॉर्चुनिटीज दो कि वो डायरेक्टली मार्केट तक जा सके। जब तक मिडल मैन को हम इलिमिनेट नहीं करें, हम फार्मर की कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते। और अगर आप एमएसपी को रिमूव कर दो तो फार्मर सुसाइड की कंडीशन और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप एमएसपी को बहुत, आप ये नहीं बोल सकते कि एमएसपी को हम हटा दें एकदम से। ठीक है, एमएसपी को हमें इम्प्लीमेंट बेटर वे में करना चाहिए सो दैट हमारा जो फार्मर है वो, उसकी जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है उसकी कंडीशन इंप्रूव हो सके। ठीक है, उसको भी जो अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर है उससे लोन लेने की जरूरत नहीं पड़े, उसकी कंडीशन इंप्रूव हो सके। इंक्रीजिंग प्रोक्योरमेंट कैपेसिटी, ठीक है, वेयर हाउसिंग को बढ़ाइए, स्टोरेज फैसिलिटीज को इंप्रूव करिए, डाइवर्सिफाइंग क्रॉप कवरेज, क्या वीट और पैडी से निकल के भी काम करिए, स्ट्रेंथनिंग फार्मर आउटरीच की स्मॉल और मीडियम फार्मर्स पे भी आप बात करिए। फिर इंटीग्रेटिंग विद एग्री मार्केटिंग रिफॉर्म्स, इवन गवर्नमेंट इस पे काम कर भी रही है, जैसे आप ई नाम के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है कुछ इंसेंटिव्स है, जब मैं गवर्नमेंट पॉलिसीज आपके साथ डिस्कस करूंगी तो हम सारी पॉलिसीज को वहां पे डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर की। तो मॉडर्नाइज सप्लाई चेन, डिजिटाइज मार्केट प्लेसेस, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, ठीक है, हम वहां पे डिस्कस करेंगे तो अभी इसको छोड़ देते हैं। फिर एड्रेसिंग सस्टेनेबिलिटी कंसर्न, आपको याद होगा जब मैंने आपके साथ एवर ग्रीन रेवोल्यूशन डिस्कस किया था, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन में फोकस ही हमारा किस पे था, सस्टेनेबिलिटी पे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि हमें सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स पे फोकस करना चाहिए, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए क्रॉप पोर्टफोलियो को, इन्वेस्ट करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। क्लियर? तो आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। फिर भी कोई भी डाउट होगा आप मुझे फ्री होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए सो दैट आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।